फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज उसमें दे रखी है 15.1 और उसका हम पार्ट 1 करेंगे। आज सिर्फ हम एग्जांपल्स करेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी डिटेल हम क्लास 9th में कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को अभी भी कुछ डाउट है, नहीं पता उसे, तो मेरी क्लास 9th वाली प्रोबेबिलिटी की वीडियो को जाके देख सकता है मेरे चैनल पे। पहले उसको देखे फिर यहाँ पर आए, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाया हुआ है, क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट हो, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, किसके फेवरेबल केसेस? इवेंट के फेवरेबल, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, जो भी उसमें एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, उस एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या होते हैं, किस चीज़ के? रिजल्ट के, उसके। ठीक है। और जो इवेंट उसमें डिफाइन किया जाएगा उसके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। देखो, मैं ये 4 लाइन लिखकर सभी क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। ये 4 लाइन आप याद कर लो। इसके अलावा मैं कोई लाइन इस प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन में हमें नहीं लिखनी है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। प्रोबेबिलिटी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी 0 हो सकती है और हाईएस्ट वैल्यू उसकी 1 हो सकती है। ये सब हम कर चुके हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है किसी भी कॉइन को टॉस किया जाता है एक बार। ठीक है। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपनी बुक से देख लेना, उसमें इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं हिंदी में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि किसी भी कॉइन को एक बार उछाला जाता है। तो देखो, इसी लाइन से हमें पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है। कॉइन को एक बार उछालना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या आ गए? हेड या टेल। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आ गए हमारे पास 2। अब हम क्या डिफाइन करेंगे? इवेंट। इवेंट कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, तो लेट इवेंट ई लिख देंगे, गेटिंग ए हेड। ये इस टाइप से हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हेड जब हमने 2 बार उछाला, हेड तो एक ही बार आ रहा है ना, तो हमने क्या करा? H और T। ठीक है। सिर्फ ये तो 2 पॉसिबल केसेस थे, हमें चाहिए हेड। हेड कितनी बार है इसमें से? एक बार, तो आ गया 1/2। इसी टाइप से कहता है कि टेल आने की भी याद करो। देखो, जब भी हम करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, ये लाइन सिर्फ एक ही बार आनी है। अब अगर हमें दोबारा कोई दूसरा इवेंट दे रखा है तो फिर से हम ये तीनों लाइन दोबारा लिख देंगे। ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे? लेट इवेंट एफ, यहाँ पर एफ आ जाएगा, गेटिंग ए टेल। तो फिर दोबारा ये लाइन 1 हो गया, फिर दोबारा ये लाइन 1/2 हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में हम इन्हीं लाइन को जितनी बार हमें चाहिए होगा, यानी इवेंट अगर ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा बार करेंगे, एक बार आ रहे हैं तो एक बार करेंगे। तो टेल आने की भी क्या हो जाएगी? गेटिंग ए टेल यहाँ लिख देंगे, ये 1, वो भी 1/2। अब यहां से मैं देखो तुम्हें एक रिजल्ट निकल कर आता है, वो क्या है? हमने हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी, यानी कि क्योंकि ई की है तो हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देते हैं। ठीक है। क्योंकि ई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट आ गया। अब टेल आने की हमने क्या माना था? वो एफ माना था। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है? 1। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूं। तो हेड आने की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थी, और हेड ना, टेल आने का मतलब क्या है? हेड ना आना, यानी वो इवेंट हैपन ही नहीं हुआ। हमें इवेंट क्या चाहिए था? कि हेड आना चाहिए, और अगर हेड नहीं आ रहा है तो इवेंट हैपन नहीं हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेट नॉट हैपनिंग द इवेंट, अभी हमें इसी से बात कर रहा हूँ, ये क्या होता है? ई बार, यानी गेटिंग ए टेल। तो ये क्या हो गया? 1। यहाँ मैंने अलग अलग करके बता दिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दोनों को ऐड करा, 1 आ गया। ये कब होता है? जब इक्वली लाइकली इवेंट हो। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हैं उन सबके आने के चांसेस बराबर होते हैं। तो अब मैंने इसको दूसरे टर्म में लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, प्लस इसी को दूसरे फॉर्म में लिख दिया, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ए हेड या प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए टेल। दोनों को ऐड करा तो क्या आ रहा है? 1। इससे क्या रिजल्ट निकल के आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ई मीन्स हैपनिंग द इवेंट, ई बार का मतलब नॉट हैपनिंग द इवेंट। ओके। इस रिजल्ट को हम ध्यान रखेंगे आगे, अब हमारे पास ये यूज होने वाला है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 देखो क्या कहता है। एक बैग है कोई भी,
इस तरह से बना के दिखा दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, एग्जामिनर को इम्प्रेस होता है उससे। क्या है, बैग है, बैग में एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो बॉल है, 3 कलर की बॉल है, तीनों का साइज सेम है। तो एक लड़की है कृतिका, उसने बैग में हाथ डाला, बॉल्स को नहीं देखा, ठीक है, और एक बॉल उसमें से निकाल ली। तो कितनी बॉल में से एक बॉल निकाल रही है, 3 में से एक बॉल निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ, कोई सी भी हो सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या हो गए, 3। अब हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, क्या था, रेड बॉल निकालने की, ब्लू बॉल निकालने की, येलो बॉल निकालने की, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी बताओ। तो लेट इवेंट ई गेटिंग ए रेड बॉल, तो रेड बॉल कितनी है थैले के अंदर, एक ही तो है, वही आ सकती है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। तो इसी टाइप से पहला इतना तो लिखाने दें। अब ये हो गया मान लो पहला क्वेश्चन, फिर दोबारा लिखेंगे। अब मान लेंगे लेट इवेंट एफ गेटिंग ए ब्लू बॉल, वो भी 1 आएगा, 1/3 इसी टाइप से। यानी ये तीनों लाइन हर इवेंट के लिए बार बार हमें लिखनी पड़ेंगे। तो सिंपल था। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 3। क्या कहता है एग्जाम्पल 3 में कि हमने एक बार एक डाइस को फेंका। डाइस क्या होते हैं, लूडो खेलने वाली, जब फेंकेंगे तो ये कुछ भी आ सकता है, इक्वली लाइकली है सारे। ये हमने डाइस को फेंका, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आया। तो जब 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए, 6। अब इवेंट उसमें 2 पूछे गए हैं। एक इवेंट ई मान लिया, क्या था, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो लिख दो यहाँ पे गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो 4 से ग्रेटर नंबर कितने हैं, 2। इन दोनों में से आने चाहिए, तभी हमारा इवेंट फेवर होता है। तो ये 2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी में 2/6 हो गया, डेट इज 1/3। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब फिर से हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। ई की बजाय यहां पर क्या कर देते हैं, एफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4 और इक्वल टू 4। अगला इवेंट ये हो गया हमारे पास, कहता है लेस देन 4 या इक्वल टू 4। तो लेस देन 4 तो हमारे हो गए 1 2 3, और इक्वल टू 4 यानी खुद भी लेना पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 ऐसे हो गए हमारे पास 4। तो 4/6, ये कितना हो गया, 2/3। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात, पहले वाले का क्या आई थी प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे की क्या आ गई 2/3। यानी कि अगर हमें इसकी पता है तो दूसरे की कहता है गेटिंग ए 4, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, एक तो ये हो गया, और बाकी दूसरे इवेंट में ये सारे आ रहे हैं, तो नॉट गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4, ये हो गया ना, हैपनिंग द इवेंट, नॉट हैपनिंग द इवेंट, यानी 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तुम्हारी आ गई 1/3। ये क्या था, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, और दूसरा इवेंट क्या कहता है, नॉट गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4, चाहे 4 आ जाए, यानी वो हो गया नॉट हैपनिंग द इवेंट, 1 - 1/3। तो ये 2/3 हम इस टाइप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या बोलता है कि वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स, जो खेलने वाले ताश के पत्ते होते हैं उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। तो 52 में से कोई सा भी कार्ड आ सकता है वो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए 52। तो इवेंट पहला गेटिंग एन एस, एस आना चाहिए। एस क्या होता है, इक्का, जो ए लिखे होते हैं, कितने होते हैं 4। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 4, तो 4/52 सोल्व करेंगे 1/32। अब अगला इवेंट ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया, दोबारा सब कुछ यही चीज लिख देंगे। तो क्या था, वो एस नहीं होना चाहिए, गेटिंग अदर देन एस, अदर देन एस। तो अदर देन एस कितने हैं 48, तो 48/13, जो भी इसको मिनिमाइज करके आएगा आंसर। या ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारी आ गई थी, कितनी आई थी 1/13, तो सेकंड केस में हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, यानी नॉट गेटिंग एस, 1 - 1/13, वो आ जाएगा 12/13। तो इसको सोल्व कर लोगे तो ये भी 12/13 ही आएगा। तो इस टाइप से हम हैपनिंग द इवेंट और नॉन हैपनिंग द इवेंट का इजीली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों मेथड मैं आपको बता के चल रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, उसमें हमें ये सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें कहता है 2 प्लेयर हैं, संगीता और रेशमा, दोनों एक गेम खेल रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, एक हारेगा। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.62। तो यहाँ पर इवेंट डिफाइन कर लेना ऐसे, लेट इवेंट ई संगीता विंस।
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 0.62। ये तो संगीता विंस की आ गई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कि संगीता नोट विन। संगीता नोट विन का मतलब क्या है, रेशमा विन, तो 1 माइनस 0.62 लिख लेना आप इसको अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी आप लिखना चाहो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 6 में कह रहा है सविता और हमीदा 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और इसमें हमें लीप ईयर इग्नोर करना है, नहीं लीप ईयर वो नहीं है, 365 डेज वाला ही ईयर है। कहता क्या चांसेस हैं, पहला जो इवेंट दे रखा, क्या चांसेस हैं कि इनका जो बर्थडे है वो डिफरेंट डेट पर होगा। तो पहले देखो 365 डेज में से एक डे हमें सिलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस तो 365 हो गए। अब दे हैव डिफरेंट बर्थडे, ठीक है, दे हैव डिफरेंट बर्थडे, ये जरूर हमें यहाँ पर डिफाइन करना। देखो अगर इसमें से किसी एक डेट में इसका बर्थडे आ गया, ठीक है, तो हमीदा का बर्थडे बाकी 364 डेज में किसी भी दिन हो डिफरेंट ही होगा। आगे समझ में, मान लो सविता का बर्थडे है किसी भी दिन, कोई से भी 1 जनवरी मान लो, तो हमीदा का बर्थडे 1 जनवरी को नहीं होना चाहिए, बाकी 364 दिन कोई से भी में हो जाए तो डिफरेंट ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या हो गए, वो फेवरेबल केसेस क्या हो गए 364, तो 364 अपॉन 365 ये आ गया। नेक्स्ट इवन कहता है नो दे हैव सेम बर्थडे, तो सीधा लिख देना ये किसकी निकली, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इस टाइप से भी चाहे लिख लिया करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, दे हैव सेम बर्थडे, हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का मतलब नॉट हैविंग सेम बर्थडे, तो 1 माइनस 364 अपॉन 365 डायरेक्ट ऐसे निकाल दो, अदरवाइज तुम्हें ये तीनों लाइन दोबारा लिखनी पड़ेंगी और फिर यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन उनका सेम बर्थडे हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, कोई 10th क्लास में उसमें टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, 25 लड़कियां और 15 बॉय। एक बच्चा सिलेक्ट करना है क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए यानी मॉनिटर के लिए, एक बच्चा सिलेक्ट करना है, वो 40 में से कोई भी हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस तो हो गए 40। तो कहता है कि जो और सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, उन 40 बच्चों के नाम लिख दिए कार्ड्स पर, 40 बच्चों के नाम किसी बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स को सफल कर दिया, एक कार्ड हमने निकाल लिया। कहता है जो कार्ड निकला है उस पर जो नेम लिखा है वो किसका है, गर्ल का। रिटर्न या कार्ड विद गर्ल्स नेम, सीधे सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, जो इवेंट है उस पर कार्ड आया, जो कार्ड निकल के आया उस पर गर्ल्स का नेम, तो गर्ल्स कितनी है 25, इनमें से होनी चाहिए तभी तो है, तो 25 अपॉन 25 अपॉन 40, 5 से काटेंगे 5 अपॉन 8 आ गया हमारे पास। दूसरा इवेंट इसमें साथ के साथ पूछ लिया है कि वो बॉय होना चाहिए, बॉय होने का मतलब क्या है कि वो गर्ल नहीं है, तो इसका मतलब हैपनिंग द इवेंट नॉट हैपनिंग द इवेंट। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालेंगे तो आएगा नॉट गर्ल, नॉट गर्ल का मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, और वो क्या हो जाएगी 1 माइनस 5/8 यानी कि 3/8। तो इस मेथड से हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 कहता एक बॉक्स है हमारे पास, बॉक्स के अंदर 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड कलर के मार्बल्स हैं, इनमें से और 3 सबका साइज सेम है, बॉक्स में देखा नहीं गया, ठीक है, तो एक मार्बल हमारा निकाला जाता है। कितने मार्बल है 3 और 2 5 और 4 9, एक मार्बल निकाला जाता है, 9 में से आएगा कोई ना कोई सा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख दिया, इसलिए अब बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि हम मार्बल निकाल रहे हैं, बॉल निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। इवेंट गेटिंग ए ब्लू मार्बल, ठीक है, ब्लू मार्बल कितने हैं 3, तो 3 में से आएगा 3/9 1/3। देखो अगर 2 इवेंट होते तो अगला इवेंट 1 में से माइनस करके निकाल सकते थे, यहाँ पर 3 इवेंट है तो हमें बार बार करना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में ये तीनों लाइन फिर से ई की बजाय एफ आ जाएगा, गेटिंग ए वाइट मार्बल क्या हो जाएंगे यहाँ पर टोटल नंबर हो गया 2 हो जाएगा 2/9। फिर तीसरे केस में फिर दोबारा तीनों लाइन लिखेंगे, ई एफ हो गया, जी मान लो के बाद गेटिंग ए रेड मार्बल यहाँ पर 4 आ जाएगा 4/9।
एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है हरप्रीत 2 कॉइन को उछालती है। दोनों कॉइन डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी, कैसे भी हो सकते हैं। तो 2 जब कॉइन को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पे हेड आए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और या दोनों पे टेल। यही 4 पॉसिबल केसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए यहाँ पे? 4। कहता है जो आया है, हमने जो उछाला, जो केस आया है वो कैसा होना चाहिए? गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, यानी हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक ना एक हेड जरूर आए। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 2, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें 2 है, एक से ज़्यादा ना। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड जरूर आए। तो ऐसे केसेस कितने हैं? 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3/4। तो इसी तरह के हम कई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कह सकता है गेटिंग बोथ हेड, तो ऐसा एक ही केस होएगा 1/4। गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तब हम यही 2 केस लेंगे 2/4। गेटिंग नो हेड यानी ये वाला केस, तब भी 1/4। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10 और 11 हमें नहीं करने हैं, वो सिर्फ ऐसे ही नॉलेज के पर्पज से दिए हुए हैं। उस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। कहता है एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 100 शर्ट है। 100 में से 88 बिल्कुल अच्छी शर्ट है, 8 में थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है, माइनर डिफेक्ट होता है जो एकदम से पकड़ में नहीं आता, और जो 4 शर्ट ऐसी हैं उसमें मेजर डिफेक्ट है। तो 2 बायर है हमारे पास, ठीक है, वो आते हैं खरीदने के लिए। अब वो किस तरह से देखो इसको खरीदेंगे, तो कैसे? एक शर्ट उन्हें को खरीदनी है, तो 100 में से कोई सी भी एक शर्ट अगर हम लेंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे? 100। तो सबसे पहले वाले के लिए जिमी क्या कहता है? जिमी एक्सेप्ट ओनली गुड शर्ट, ठीक है, जिमी एक्सेप्ट ओनली गुड शर्ट। तो गुड शर्ट हमारे पास कितनी है? 88। वो इन 88 में से ही कोई मिलेगी तो एक्सेप्ट करेगा, वरना वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो 88/100, इसको मिनिमाइज कर लो जितना हो सके। दूसरी हमारे पास सुजाता, वो सिर्फ मेजर शर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, बाकी सभी शर्ट को वो एक्सेप्ट कर लेती है। जिम्मी रिजेक्ट्स, वो रिजेक्ट करती है, रिजेक्ट्स सुजाता, ठीक है। तो उसी तरह से ये इसको इवेंट को एफ कर लेंगे सेकंड में, और ये लाइन दोबारा हमें सारी लिखनी पड़ेंगी। सुजाता रिजेक्ट ओनली मेजर डिफेक्ट शर्ट, मेजर डिफेक्ट शर्ट। तो देखो मेजर डिफेक्ट शर्ट का मीनिंग क्या है? इन 4 को वो नहीं लेती है, बाकी इन दोनों को ले लेती है। तो 88 या 8, तो इस टाइप से 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। इसको मिनिमाइज कर लो, जो भी आंसर आएगा डेट इज योर आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 12। देखो लास्ट एग्जाम्पल नंबर 13 क्या बोलता है इसमें कि 2 डाइस एक साथ फेंकी जाती हैं, लूडो की 2 डाइस। तो देखो कैसे केसेस बन सकते हैं। हो सकता है पहली डाइस पे 1, दूसरे पे भी 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6 आ सकता है। इसी तरह हम 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 सारा बना लेंगे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ये बन जाएंगे 36। यानी हम 2 डाइस को अगर फेंकते हैं तो इन 36 केसेस में से ही कोई ना कोई सा आना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो गए 36। अब पहला क्वेश्चन लेट इवेंट ई गेटिंग ए सम ऑफ 8, यानी उन डाइस पर जो सम आएगा वो 8 आना चाहिए। देखो 8 अब कैसे बनेगा? 1 के साथ मैक्सिमम क्या आ सकता है? 6, तो वहाँ तो 8 बनता नहीं है। चलो अगले पे चलो, 2 के साथ 6 आ सकता है, इसका रिवर्स भी लिख दो, ठीक है। अब 3 के साथ क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, इसका रिवर्स भी लिख लो, ठीक है। 4 के साथ 4 ही आना चाहिए, फिर 5 के साथ 3 हमने लिख लिया है, फिर 6 के साथ हमने 3 लिख लिया। तो कितने केसेस हो गए? 5 5/36, 5/36 इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 डालेंगे और दोबारा से ये सारी चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर F हो गया, गेटिंग ए सम ऑफ 13। देखो 13 कभी आ ही नहीं सकता, दोनों पे क्या आ सकते हैं मैक्सिमम? 6, तो 13 कभी आएगा ही नहीं। 0, तो क्या आ गया? 0, आंसर 0। नेक्स्ट, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 12।
जब भी तुम 2 डाइस को फेंकोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 कर देना, लेट इवेंट जी गेटिंग ए सम लेस देन और इक्वल टू 12। जब भी हम डाइस को फेंकेंगे 12 या 12 से छोटी वैल्यू ही आनी है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे 36, तो ये भी 36, क्या आ गया 1। ठीक है, आगे एक्सरसाइज के तो मैं 2-3 क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर बाकी के हम पार्ट 2 में करेंगे। देखिए 15.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट। अभी मैंने बताया किसी इवेंट के होने की और ना होने की क्या होती है 1, तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स में 1 आएगा। सेकेंड पार्ट कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट कैन नॉट हैपन, जो हो ही ना सके। जैसे यहाँ पर था गेटिंग ए सम ऑफ 13 कभी ला ही नहीं सकते, तो इस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आती है 0, और इसको हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट इज सर्टेन टू हैपन, जैसे सर्टेन टू हैपन जैसा तीसरा केस था इसका, क्या कह रहा था गेटिंग ए नंबर इक्वल टू और लेस देन 12, वो तो 100% होना ही होना है, चाहे डाइस तुम कैसे ही फेंक लो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, क्या आई थी हमारी 1, और इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। नाउ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इन एक्सपेरिमेंट इज 1। एक एक्सपेरिमेंट के कितने भी तुम इवेंट बना लो, उन इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को जब ऐड करेंगे तो हमेशा 1 ही आता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमेशा 0 से बड़ी होती है या इक्वल होती है, और लेस देन किससे होती है 1 से, तो 0 और 1। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करोगे कि इसमें से कौन से इवेंट इक्वली लाइकली हैं और कौन से नहीं। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जो भी रिजल्ट आते हैं उनके होने के चांसेस इक्वल होते हैं, उसको हम इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। जैसे हमने एक कॉइन उठा ला तो हेड भी आ सकता है टेल भी हो सकता है, दोनों के चांसेस इक्वल हैं, तो इस तरह का जो इवेंट होता है वो इक्वली लाइकली होता है। एक थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन तक मैं आज बता रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। कहता जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वही एक फेयर वे क्यों है। जब भी हम कोई मैच खेलते हैं, मान लो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो कौन पहले बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, या फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो पहले कौन बॉल को अपने साथ बॉल को लेगा या नहीं लेगा, तो ये कॉइन से उछालने से ही क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि कॉइन को जब हम उछालते हैं तो 2 ही पॉसिबल केसेस हैं, हेड एंड टेल, और दोनों के आने के चांसेस इक्वल हैं, तो वो फेयर वे है। इसलिए आगे कहता है कि 3 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 2/3, एक दे रखी है -1.5, एक दे रखी है हमें 15% और एक दे रखी है हमें 0.7। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। देखो ये सही है क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर या तो इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि 0 से 1 के बीच में होती है। इसको तुम क्या कर लोगे 15/100, सही है, हो सकती है। इसको क्या लिख सकते हो 7/10, ये भी हो सकती है। तो सिर्फ नेगेटिव वाली नहीं हो सकती, बाकी हमारी सही है। तो आज की वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हैं, सिर्फ 4 लाइन लिखकर, और ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। लगभग 4 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, एक ही एक्सरसाइज है, कभी कभी 6 के भी आ जाते हैं या 5 के भी आ जाते हैं। तो इसको सभी बच्चे इस चैप्टर को ज़रूर करें। जो बच्चे सिलेक्टेड पोर्शन करते हैं उनके लिए तो बहुत ही कंपलसरी चैप्टर है। ठीक है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के बताए हुए सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।